हम आपकी बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टफ और बहुत ही रोचक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये जानिए कि सबसे पहले ये जो टर्म है जेनेटिक्स, सबसे पहले इसको क्वाइन किया था बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन। ये देखिए उनका नाम है बेटसन। मैं इनको बेटा सन लिखता हूँ ताकि याद रहे थोड़ा सा, बेटा सन। ठीक है, तो इन्होंने बेटा सन मतलब इनको कहते हैं बेटसन, इनका नाम एक्चुअली है। तो इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म का यूज किया था। अब बात ये आती है कि इनके जेनेटिक्स के पापा कौन है, मतलब इनके फादर कौन है, कौन इनके जनक है। ठीक है, तो देखिए कहा तो ये जाता है कि जेनेटिक्स के जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों? क्योंकि इन्होंने नींव रखी थी जेनेटिक्स की। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ऐसे किए थे जो जेनेटिक्स के लिए बहुत ही काम आए, जो नींव बनी है, तो इसलिए इनको जेनेटिक्स का पिता कहा गया। लेकिन आप जब और आगे इस जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो आपको एक और नाम मिलेगा जो बहुत ही फेमस है जेनेटिक्स में। उनका नाम है T.H. मॉर्गन। क्या है? T.H. मॉर्गन। ठीक है ना, तो ये जो T.H. मॉर्गन है ना, ये ड्रोसोफिला एक फल मक्खी होती है, उन्होंने उस पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स में। तो इसके लिए जो T.H. मॉर्गन है, इन्हें कहा जाता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं। पहला क्या? ये ग्रेगर जॉन मेंडल वाला। ये एक्चुअली जब आपसे कोई पूछता है कि कौन इसके पिता है तो आपको यही बताना है कि मेंडल ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन पिता है, कौन जनक है, तो आपने क्या बताना है? T.H. मॉर्गन। ठीक है ना। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए अब बात आती है जेनेटिक्स की डेफिनेशन की। इससे पहले NCERT ये लिखती है कि अब क्या आपने कभी देखा कि हाथी का जब बच्चा होता है तो वो हाथी ही होता है। अगर आम का बीज है उसमें से अगर प्लांट निकल रहा है तो वो कभी दूसरा प्लांट नहीं हो सकता। मतलब अगर आम का सीड है तो उससे जो पौधा निकलेगा वो आम का ही होगा। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ को हम जिस यूनिट में पढ़ते हैं उसी को कहते हैं जेनेटिक्स। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है इस किस में पढ़ेंगे? जेनेटिक्स में। तो इस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस और देखिए इनहेरिटेंस मतलब इसकी हिंदी होती है आनुवांशिकता। कुछ टफ नहीं है इसमें, इंग्लिश को देख के परेशान मत होइए। पहला क्या है? बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन मतलब होता है विविधता। ठीक है, और किसके बीच विविधता? जो हमारा पेरेंट है, जो माता पिता है, माता पिता से ही तो बच्चे बनते हैं। देखिए पी से पेरेंट, इनसे आए बच्चे। ठीक है, तो बच्चे और पेरेंट के बीच में जो विविधता है, इनके बीच जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं? वेरिएशन। ठीक है, तो कहते हैं कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस, देखिए इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में इसको आनुवांशिकता कहते हैं। तो किसी भी जीव के कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना ही कहलाता है आनुवांशिकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, मान लीजिए उसके बाल काले हैं। ठीक है ना, बाल काले हैं। अब उसका जो बच्चा है अगर उसके भी बाल काले हुए तो ये कहा जाएगा कि इसमें इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, मतलब कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस मतलब आनुवांशिकता। वेरिएशन को मैंने बताया क्या होता है? पेरेंट और बच्चों के बीच में, पेरेंट और प्रोजनी के बीच में, या फिर बच्चे और बच्चे के ही बीच में पाए जाने वाले डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जेनेटिक्स की परिभाषा किस तरह से निकल के आएगी। कहेंगे कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इनहेरिटेंस मतलब आनुवांशिकता तथा विविधता
ठीक है ना। विविधता, किनके बीच विविधता? बच्चों में, मतलब पेरेंट और बच्चों के बीच विविधता, और बच्चों के बीच विविधता का अध्ययन करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, ठीक है ना। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद जो एनसीईआरटी की अगली हेडिंग आती है, पहली हेडिंग, वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मतलब मेंडल ने जो जो भी प्रयोग किए वो कौन से। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बात है तब की जब 19वीं शताब्दी आधे पे लगभग पहुंच गए थी, मतलब लगभग ये जानिए कि 1856 की बात है। कब की बात है? 1856। उस समय मेंडल जी ने क्या किया? तो मेंडल का नाम बार बार आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, मेंडल एक पादरी थे, जैसे हिंदुओं में होता है मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी तरह से वो एक धर्म होता है क्रिश्चियन धर्म, आप जानते होंगे। तो उसमें उनमें जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है उसी तरह से क्रिश्चियन में चर्च होता है, ठीक है। जैसे हिंदू में पुजारी होते हैं, क्रिश्चियन में वैसे पादरी होते हैं, ठीक है। तो जो मेंडल साहब थे ये एक पादरी थे, ठीक है। तो अपने वो जहाँ रहते थे, जिस चर्च में रहते थे, वहाँ पे गार्डन था और वहाँ पे उन्होंने एक प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन का। वो प्लांट था पायसम सटाइवम, ठीक है, पायसम सटाइवम। ये है आपका गार्डन पी, मतलब देखिए ये मटर का पौधा है, देख के घबराइए मत। मटर के पौधे का ये बोटेनिकल नेम है। और आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर हम बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा था, तो उसमें आप ये कहा गया था कि अगर आप लिख रहे हैं बॉटनिकल नेम तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है जेनरा, दूसरा होता है स्पीसीज। जेनरा को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और इसको अंडरलाइन कहते हैं, और स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं और इसको अंडरलाइन करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में भैया लिख दो पायसम सटाइवम, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो और ऐसे अंडरलाइन कर दो, ये तो गलत है। अगर आपको बायोलॉजी लिखना है, बायोलॉजी पढ़ना है तो अंडरलाइन करना प्रॉपरली सीख लो। बायोलॉजी में कहीं पर भी आपको अंडरलाइन नहीं करना, अंडरलाइन करना तो सिर्फ कहाँ? जेनरा और स्पीसीज के नीचे, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए मेंडल साहब ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पायसम सटाइवम, मतलब गार्डन पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो मटर थी उसके 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर? 7। देखिए कौन कौन से लिए थे? 2 कैरेक्टर उन्होंने लिया था सीड पे, मतलब बीज में 2 कैरेक्टर लिया था। अच्छा अब देखिए 2 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे फ्लावर में, ठीक है ना। अब 2 कैरेक्टर उन्होंने लिया था फली में। फली मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए आपने मटर कभी देखा होगा, अगर देखे तो होंगे ही। देखिए ऐसे मटर होती है ना, कुछ रफ सा डायग्राम में बना रहा हूँ, कुछ ऐसे हल्की सी होती है, मान लेते हैं भैया यही है, ये मटर है, ठीक है। तो ये जो फली है ना ऊपर का, ये जो ऊपर वाला पोर्शन, इसके अंदर बीज रहेगा ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं फली, ठीक है। इंग्लिश में इसे पार्ट भी कहते हैं इसका, ठीक है। तो इनका जो 2 कैरेक्टर इन्होंने लिया था, तो 2 किस पे था? पार्ट पे था, ठीक है। लिख देते हैं फली या पार्ट, सब इंग्लिश में, तीसरे भी कर देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा एक जो था वो था स्टेम पे। किस पे था? स्टेम पे। देखिए कितने कैरेक्टर हुए? 2 4 6 1 7। देखिए अब सीड में उन्होंने 2 कैरेक्टर क्या कौन से लिए थे? देखिए एक तो उन्होंने लिया था उसका शेप। शेप मतलब समझ रहे हैं ना, शेप मतलब होता है उसका आकार, वो गोल है। मतलब देखिए शेप मतलब 2 टर्म यहाँ पे होते हैं, एक होता है शेप, एक होता है साइज, मतलब एक होता है आकृति, एक होता है आकार। दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट में रहता है। देखिए जो शेप होता है मतलब आकार होता है ना, वो ये बताता है कि एक्चुअली वो बाहर से दिखने में कैसा है, गोल है, चौकोर है या फिर किसी और तरह का है, तो ये होता है शेप। और साइज वो होती है जो मेजर करे कि कितना बड़ा है, उसका डायमीटर कितना है, इस चीज़ को साइज कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला उन्होंने लिया सीड में शेप लिया था और दूसरा लिया था कलर, ठीक है ना। दूसरा क्या लिया था? कलर। देखिए अब देखिए सीड आप देखे होंगे अगर मटर का, तो जनरली ये 2 टाइप का होता है। एक होता है येलो,
ठीक है, और एक होता है ग्रीन। ठीक है, देखिए सीड में पहला कैरेक्टर कौन सा उन्होंने लिया था, उसका शेप लिया था, उसका आकार लिया था। और आप देखे होंगे कि सीड दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये तो कलर हो गया, इधर ये नीचे रहेगा। यहाँ पे कलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है येलो, ठीक है, और दूसरा होता है कैसा, ग्रीन। ठीक है, अगर मैं सेब की बात करूं तो सेब भी दो टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा, एक पूरी तरह से राउंड होते हैं, गोल गोल, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, रिंकल्ड। मैं बताता हूँ क्या होता है रिंकल्ड। रिंकल्ड देखिए, जो रिंकल्ड होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो सीड होते हैं बीच मटर के, एक पूरा पूरा गोल होता है। दूसरा आपने ये देखा होगा जो जैसे दूसरी मटर का, जिसके बीज जो देखो इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। आपने देखा है क्या कभी ऐसा होता है, ठीक है, और एक बीज ऐसा पूरा पूरा गोल होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर थे, ये दो ट्रेट थे मेंडल ने जो लिए थे इस सीड में। इसका शेप डिफाइन करने के लिए उन्होंने दो कैरेक्टर लेकर अपना एक्सपेरिमेंट ये किया था। सीड में दूसरा उन्होंने लिया था उसका कलर, येलो और ग्रीन। आप जानते हैं कि मटर का रंग दो टाइप का होता है, एक येलो होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब देखिए फ्लावर में भी उन्होंने दो कैरेक्टर लिया था। कौन कौन सा कैरेक्टर लिया, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहला था कि उसकी पोजीशन, कि फ्लावर कहाँ लगा हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है, सिंपल छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्लांट है। ठीक है, अभी देखो अगर फ्लावर हमारा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, अगर हमारा फ्लावर यहाँ पे लग रहा है तो इसको कहेंगे एक्सियल फ्लावर। क्या कहेंगे, एक्सियल फ्लावर। और अगर हमारा फ्लावर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ कहीं पर लग रहा है, तो इसको कहेंगे हम, सॉरी, इसको कहेंगे टर्मिनल और इसको कहेंगे एक्सियल। ठीक है ना, तो देखिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टर्मिनल फ्लावर, ये टर्मिनल है, और ये क्या है, एक्सियल। ठीक है, देखिए तो इन्होंने इसमें दो, मतलब फ्लावर की पोजीशन में दो किए। एक कौन सा किया, एक उसका ये कहा कि ये कहाँ लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो पहले पोजीशन के बेस पे, पोजीशन के बेस पे उन्होंने दो कहा। और कौन कौन सा कहा कि जो हमारा फ्लावर है वो कहाँ कहाँ लग रहा है, या तो लगेगा एक्सियल पे लगेगा, एक्सिलरी पोजीशन पे लगेगा, या फिर कहाँ लगेगा, टर्मिनल पे। ठीक है, टर्मिनल पे। ठीक है ना। अच्छा, ये देखो इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं, मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। आपको हर एक चीज़ों को, हर एक बात को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक्सियल मतलब वो है कि जब फ्लावर यहाँ कहीं पर लगे, बीच में लगे, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, एक्सियल। और टर्मिनल तब कहेंगे जब ये एक टिप पे होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए फ्लावर में दूसरा उन्होंने कैरेक्टर लिया था, उसका कलर। क्या लिया था, कलर। अब देखिए जो फ्लावर का कलर होता है, आप कभी मटर के खेत में अगर गए हो तो आपने देखा होगा कि मटर का जो फ्लावर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वायलेट रंग, वायलेट मतलब बैगनी, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है वाइट। ठीक है, तो ये मेंडल ने कैरेक्टर लिए। ठीक है, पहला क्या लिया, मटर के दाने का आकार लिया। किस आकार का है, राउंड है कि रिंकल्ड है, मतलब यूं है, उसको रिंकल्ड कहते हैं। और फिर उन्होंने दूसरा क्या लिया कि जो मटर के दाने का कलर है वो येलो है कि ग्रीन है। अब तीसरा क्या लिया, तीसरा लिया फ्लावर की पोजीशन वो एक्सियल है कि टर्मिनल है, मतलब एकदम टिप पे है या फिर कहीं बीच में है। और चौथा क्या लिया, फ्लावर का कलर वाइट है या फिर वायलेट है। अब देखिए पांचवा हम देखते हैं, उसका जो पार्ट होता है, उसकी जो फली होती है, इसमें भी इन्होंने दो कैरेक्टर लिए। कौन कौन से लिए, देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये कि उन्होंने इसमें से वही काम किया कि सेब, पहला सेब। ठीक है, आप देखे होंगे, अगर कभी आपने मटर देखी हो तो आप देखेंगे ध्यान से कि एक वो मटर होती है जो पूरी तरह से इनफ्लैटेंड होती है, मतलब पूरी तरह से फूली हुई होती है, ऐसे। ठीक है, जिसे पूरी तरह से दाने ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये देखो हो गई आपकी मटर। ठीक है, एक मटर तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी मटर अगर आपने देखा होगा तो वो देखो ऐसे होती है, कुछ देखो ऐसे 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 ऐसे। देखो देखा है क्या, दिखा, याद आया कुछ,
याद आ रहा है तो बोलो हाँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मटर के दाने देखो, एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो इस तरह के कैरेक्टर को कहते हैं, इसको इनफ्लेक्टेंट कहते हैं, मतलब पूरी भरी हुई या फिर फुल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेब में 2 आया, पहला क्या आया? फुल, ठीक है। और ये दो देखो, इसको इसमें कंस्ट्रिक्शन है, मतलब ये ऐसे दबा दबा हुआ है ना, ऐसे ऐसे, तो इसको कहते हैं, जो ये जो पार्ट है हमारा, इसको कहेंगे कंस्ट्रिक्टेड है, दबा दबा हुआ है, ठीक है। जिसमें दूसरा जो कैरेक्टर आया वो क्या आया? कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड। अच्छा, अब देखिए स्टेम आपने देखा हो अगर मटर के पौधे को, तो वो आप देखे होंगे तो कोई बहुत बड़ा सा होता है और कोई प्लांट ऐसा होता है जो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो मेंडल जी ने भी वही किया था कि स्टेम की हाइट पे अपना काम किया था। किस पे? हाइट पे, ठीक है। ये देखो हाइट। अब इसमें इन्होंने बताया कि ये कैसा होगा, टाल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए ये कैरेक्टर थे, ये सारी बातें थी, ये चीज़ों को मेंडल ने अपने ध्यान में रख के इन्हीं पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। पहला क्या था? पहला उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? सीड के शेप पे, मतलब सीड के शेप पे उन्होंने ध्यान में रख के इस पे एक्सपेरिमेंट किया। ये हो गया 1 नंबर। दूसरा, सीड के कलर पर, मतलब हमारा जो बीज का जो कलर है, रंग वो कैसा है? येलो है कि ग्रीन है? देखो इसमें क्या है, शेप में क्या था? राउंड है कि रिंकल्ड है? तीसरा उन्होंने क्या किया? पोजीशन देखा फ्लावर की, ये कहाँ पर लगे हुए हैं, एक्सियल पे है कि टर्मिनल पे है। तीसरा और अगला क्या किया उन्होंने? फ्लावर के कलर को देखा। उन्होंने देखा कि फ्लावर के कलर जो है वो 2 प्रकार के, एक वायलेट है एक वाइट है। फिर पार्ट में उन्होंने 2 कैरेक्टर डिफाइन किए। उन्होंने 2 कैरेक्टर लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पहला क्या लिया? उसमें शेप लिया, ठीक है, शेप लिया। देखिए शेप 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक फुल हो सकता है, एक कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। एक यहाँ पे देखिए छूट गया है, मैं यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ। पार्ट में एक और उन्होंने कैरेक्टर लिया था, पार्ट का रंग, ठीक है, मतलब कलर, ठीक है। उन्होंने कहा कि दो रंग हो सकते हैं, एक हो सकता है ग्रीन, ठीक है, एक हो सकता है येलो, ठीक है। और देखिए स्टेम की हाइट उन्होंने लिया था, टाल है कि ड्वार्फ है। तो ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए थे, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर को उन्होंने बेसिस मान के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 1856 से 1863 तक, मतलब कुल मिला के 7 सालों तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। और ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज किया था, ठीक है। और यही कारण था कि मेंडल की जो थ्योरी थी वो सबकी समझ में नहीं आई। उस समय डार्विन जो थे, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुनेंगे, इवोल्यूशन में इनका बहुत ही बड़ा नाम है डार्विन, ठीक है, डार्विन, ठीक है। तो उस समय डार्विन अपने चरम पे थे, ये बहुत ही उस समय के चमकते हुए सितारे थे। उन्होंने भी जेनेटिक्स के ऊपर कुछ बातें कही थी और डार्विन के चलते ही ये जो मेंडल थे इनकी जो थ्योरी थी इनको दबा दिया गया, ठीक है। उस समय किसी को शायद इनकी थ्योरी या तो समझ में नहीं आई या तो डार्विन उस समय के चमकते हुए सितारे थे और इनकी बात को मान लिया गया, मेंडल की बात को नकार दिया गया, ठीक है। अब देखिए इनकी बात को नकारने के बाद ये लगभग फिर से सन 1905 में फिर से इनकी इसी जब जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो जो डाटा निकल के आ रहे थे तो वहाँ पे ये पता चला कि ये तो वही सेम डाटा है जो मेंडल ने पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे हम फिर से लौटेंगे, लेकिन फिर से हम चलते हैं यहीं पे, ठीक है। 1856 से 1863 में ही फिर से चलते हैं। तो देखो
मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने ये जो सारे कैरेक्टर लिए थे ना, उस पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया। और देखो बड़े मज़े की बात ये है कि जो मेंडल थे वो 1-2 प्लांट लेकर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो हज़ार प्लांट लेते थे, 100 मतलब 400 500 ऐसे प्लांट, मतलब बहुत बड़ा डाटा लेते थे, फिर उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है ना। इतना बड़ा डाटा लेने का ये मतलब होता था कि वहाँ पे जो वैल्यूज़ आती थी वो बहुत ही एक्यूरेट आती थी, जो डाटा आता था वो बहुत ही सही आता था। ठीक है। तो देखो जैसे उन्होंने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो पौधे थे, मान लो उन्होंने एक पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्टेम की लेंथ पर किया था। ठीक है, स्टेम की लंबाई पर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो मैंने पहले ही बताया कि जो मेंडल थे उन्होंने 2 कैरेक्टर माने, एक स्टेम के ऊपर, एक लंबा और एक बौना। ठीक है। ड्वार्फ मतलब होता है बौना और टाल मतलब लंबा। देखो अब उन्होंने टाल के लिए टी लिया और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक है। उन्होंने देखा कि जब इन दोनों पौधों के बीच क्रॉस कराया गया, जब उन्होंने देखो अब एक टर्म आ रहा है क्रॉस, मैं आपको बता दूं क्रॉस क्या होता है। क्रॉस कुछ नहीं होता, मतलब ये होता है कंट्रोल्ड मैनर में अगर कपलिंग कराई जाए, अगर मेटिंग कराई जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस। जैसे मान लो हार्स और डंकी में, हार्स और डंकी की कपलिंग कराई जाए, मेटिंग कराई जाए तो म्यूल बनता है। ठीक है। खच्चर जिसका आपने नाम सुना होगा, मतलब अगर हार्स और डंकी की मेटिंग कराई जाए तो क्या बनता है, म्यूल। ये क्रॉस है। ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर वो ऐसे पौधों जिनकी लंबाई मतलब जो लंबे हैं और जो छोटे हैं, अगर इनमें क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन मतलब इनसे जो हमारी प्रोजनी बनेगी वो सबके सब लंबे थे। ठीक है ना, सब लंबे थे। लेकिन अगर फिर उन्होंने इसमें सेल्फिंग होने दी, सेल्फिंग मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब ऐसे ही सीड को जैसे इनको बोया, फिर देखो क्या होता है फ्लावर में आपने पढ़ा होगा कि इसमें बेसिकली मेनली जो सेक्सुअली पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बेसिकली 2 ही होते हैं। ये देखो हमारा फीमेल वाला पार्ट, इसको कहते हैं गायनोसियम या फिर कई बार पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एंड्रूसियम। ठीक है। ये देखो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से पढ़ रखा होगा, सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। देखो ये है हमारा एंड्रोसियम। इसके बाद देखो इधर बाहर सेपल होता है जिसे करोला भी कहते हैं, और इसके बाहर एकदम होता है कैलिक्स। देखो मैं पूरे आपके फ्लावर की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये देखो जो बाहर हरा वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं सेपल, बाह्य दलपुंज। इसके अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है मतलब जैसे लाल, पीला, बैगनी, इस तरह का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ये देखो सेपल है। ठीक है। अब ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता है। ये जो कलर होते हैं ये सब जैसे उनमें होता है जो कीटों के द्वारा या फिर किसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा पॉलिनेशन होने का होता है। उनमें ये जो सेपल्स होते हैं ना वो बहुत ही रंगीन होते हैं कीटों को आकर्षित करने के लिए, या फिर जो बाय फैक्टर जिनके द्वारा उनको पॉलिनेशन होना है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये होता है। आपने देखा होगा कि जो ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जिनके सेपल्स कलरलेस होते हैं, मतलब वाइट होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि भाई हमारे ऊपर दूसरे कीड़े आए, क्यों, क्योंकि उसमें विंड पॉलिनेशन होता है, तो उसमें कलर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमने यहाँ ये कहा था कि देखो जो पहला हमारा क्रॉस था इसमें क्या किया मेंडल साहब ने, इससे पहले कि जो हमारा पूरा फ्लावर बन के तैयार हो उन्होंने इसे काट दिया। मतलब ये जो मेल वाला पार्ट था, मेल जो आर्गन था जिससे कि पालन ग्रेन बनने थे, परागकण बनने थे, जो फिर यहीं पे आता स्टिग्मा पर और यहाँ से फिर ये जर्मिनेट करिए ओव्यूल में आता, फिर से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता और फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर ये पूरी ओवरी बदल जाती फ्रूट में और यहीं पर सीड का फॉर्मेशन होता। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इसको नहीं निकाल दिया, मतलब इस प्लांट का जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है इस पर ना जाने पाए। ठीक है। अच्छा, इसको अब रोक दिया। अब फिर उन्होंने क्या किया कि जब इसको काट के ऐसे निकाल दिया, ये देखो काट के निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे फ्लावर का
मतलब मटर का ही फ्लावर है, ऐसा नहीं दूसरे की रोज का फ्लावर है, मतलब ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है और वो दूसरे प्लांट के फ्लावर से यहाँ से पॉलन ग्रेन को ले आए और यहाँ पर इसका छिड़काव किया। देखो ये था, ये जो जिस प्लांट का ये फ्लावर है वो बहुत टाल था, मतलब लंबा था, और ये जिसका ले आए वो ड्वार्फ था, मतलब बौना था। ठीक है, इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर छिड़का, मतलब जो हमारा बीज बनेगा उसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे और इसके भी कैरेक्टर होंगे। ठीक है ना। तो पहले जब उन्होंने पहले किया ये वाला क्रॉस, मतलब ड्वार्फ और टाल का, तो इस कंडीशन में सबके सब कैसे बने, टाल। देखो ये मैंने लिख रखा है पहले से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें सेल्फिंग होने दी, मतलब उसमें ऐसे इससे जो बीज, इस पौधे से जो बीज प्राप्त हुए इनको ऐसा बो दिया खेत में और छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने एक सरप्राइज देखा कि भैया यहाँ पे देखा कि पहले जनरेशन में तो सबके सब बड़े बड़े होंगे, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो हमारी प्रोजनी प्राप्त होगी F2 जनरेशन, उसमें ये देखा कि उसमें बड़े पौधे तो थे ही थे, लेकिन साथ में छोटे वाले भी पौधे आ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, और उनका जो अनुपात है वो था 3:1 का अनुपात। ठीक है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी मंडल के लिए। ठीक है, बहरहाल इस चीज़ को तब उन्होंने देखो यहाँ पे एक बात ये कही कि भैया कुछ तो ऐसा है जो प्लांट से गैमीट के द्वारा हमारी अगली प्रोजनी में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, मैं बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, मान लो पेरेंट में ये हमारा मेल है, मेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये हमारा फीमेल है, मतलब ये नर है और ये मादा। ठीक है, हमारा एंजियोस्पर्म के केस में या फिर जनरली जो हमारा होता है इसमें जो गुणसूत्र होता है वो 2n होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखो इनसे बनते हैं गैमीट। गैमीट क्या होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जिसके फलस्वरूप अगर ये 2n है तो इससे 2 गैमीट, मतलब फाइनली तो मियोसिस के फलस्वरूप 4 गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पे 4 गैमीट बनने होते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं। तो मेनली क्या होता है ना, देखो इसमें 2n का मतलब n + n, यही ना। तो देखो इसमें आधा क्रोमोजोम एक गैमीट में चला आएगा n, और आधा जो क्रोमोजोम है वो इसमें चला आएगा। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसमें होता है 46। ठीक है, क्रोमोजोम का नंबर होता है 46। ये 2n कंडीशन में है, मतलब अगर इसको हम इस तरह से करें 2 × 23, ये इस तरह से। तो अगर मान लें कि ये कोई मानव है, नर है, तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा गैमीट बनेगा इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 23 इसमें, 23 इसमें, लेकिन इसमें कितने होंगे, 46। ठीक है, अभी देखो ये हमारी मादा है, इससे जो गैमीट बनने होंगे, ये देखो बने गैमीट, इससे भी 23, इसमें भी 23 रहेंगे और इसमें भी 23 रहेंगे। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, अब देखो ये और ये मिलेंगे। ठीक है, और बनाएंगे जाइगोट, मतलब इनका होगा फ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को एक नया नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको निषेचन। ठीक है, और ये जो सेल बनती है ये होती है डिप्लॉयड, और ये होती है 2n, इसको क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। ठीक है ना। तो ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या होता है कि मियोसिस हुई, मियोसिस के दौरान में क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये गैमीट बना, और ये गैमीट एक नर पक्ष से आएगा, एक मादा पक्ष से आएगा, और फिर दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और नई सेल बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट। अब यही जाइगोट जो है यही जीवन की इकाई है। अब इसमें फिर से डिवीजन होगा, इससे बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर बनेगा क्या, ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर मान लो भी हम ऑर्गेनिज्म है तो इससे पहले क्या रहे होंगे, इससे पहले हम एम्ब्रियो रहे होंगे, एम्ब्रियो से पहले हम क्या रहे होंगे, एम्ब्रियो से पहले हम जाइगोट रहे होंगे, और जाइगोट से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। इससे पहले हमारे मम्मी पापा थे लेकिन हम नहीं थे। ठीक है, तो जीवन की इकाई है जाइगोट। जाइगोट बनने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है गैमीट।
ठीक है। अभी देखो सिमिलरली मटर के केस में भी ऐसे ही होता है, ये भी 2n होता है और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो मैं आपको बता दूं होते हैं 14, मतलब होते कितने 14, ठीक है। अब देखो इसमें भी मियोसिस होगी, मतलब क्या होगा मियोसिस। देखो ये मान लो हमारा बड़ा वाला पौधा है और इसमें जो टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ठीक है। और जो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी है। मैंने कहा कि मेंडल ने यह कहा था कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से गैमीट के द्वारा दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। देखो एक पीढ़ी हुई गैमीट के द्वारा दूसरी पीढ़ी में आ रहा है, कुछ तो ऐसा है। इस चीज़ को मेंडल ने कहा था फैक्टर। बहरहाल इसी फैक्टर को अब हम कहते हैं जीन, ठीक है। क्या कहते हैं जीन। अच्छा देखो उन्होंने जिसे मान लो कि अगर टालनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कैपिटल टी है, यहाँ पे 2n कंडीशन दिखाई गई है, और अगर डॉर्फनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो मियासिस के दौरान जरा आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। देखो मियासिस के दौरान मैं बताता हूँ कि एक जो टी होगा एक गैमीट में जाएगा और जो दूसरा टी होगा वो दूसरे गैमीट में जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, पक्की बात है, ज़रूर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, एक गैमीट में स्मॉल टी आएगा और दूसरे गैमीट में क्या जाएगा स्मॉल टी ही जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, निषेचन करवाना है, आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है, और जो हमारा जाइगोट बनेगा इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें जो टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मौजूद रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में अगर आपको आई है तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए इसमें ये देखा गया कि ये जो प्लांट इससे हुआ वो लंबा हुआ, ठीक है। देखो ये लंबा, ये बड़ा वाला प्लांट था, ये छोटा वाला प्लांट था, जो प्रोजनी बनी वो लंबी बनी। तो मेंडल ने कहा भैया इस कंडीशन में एक जो फैक्टर है, उन्होंने फैक्टर टर्म यूज़ किया था, जीन नहीं। जीन तो हमारा सन 1913 और में इसका यूज हुआ था, जीन टर्म का यूज। तो उन्होंने फैक्टर कहा था, उन्होंने कहा था भैया एक फैक्टर ऐसा है जो दूसरे फैक्टर के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और इसके कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस नहीं होने देता, ठीक है। और ऐसे जीन को, ऐसे फैक्टर को कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। मतलब प्रभावी फैक्टर उन्होंने कारक नाम दिया था, और इसको कहते हैं रेसेसिव फैक्टर, मतलब अप्रभावी फैक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मान लो इसमें जब मियोसिस होगी तो कौन कौन से जीन बनेंगे। एक बनेगा एक गैमीट में आएगा कैपिटल टी और दूसरे गैमीट में आएगा स्मॉल टी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अभी देखो जब इसमें होगा तो ढेर सारे बनेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए पनेट ने एक डायग्राम दिया था, पनेट डायग्राम जिसे कहते हैं। तो देखिए बड़े आसानी से इस चीज़ को समझा जा सकता है पनेट डायग्राम से, नहीं तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है समझने में। हम शुरू कर रहे हैं तो जेनेटिक्स को, बहरहाल जब हम जेनेटिक्स को शुरू कर लेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी, लेकिन शुरुआती केस में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, देखो ये मेल साइड से हमने यहाँ ये बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, टी यहाँ से, ठीक है। देखो फीमेल भी वही है, मेल भी वही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भैया सिर्फ एक ही प्लांट बनेगा, ऐसा तो है नहीं, ढेर सारे प्लांट बनेंगे। और ढेर सारे प्लांट में आपको ये पता है कि जो मटर का पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो मेल फ्लावर से आएंगे, ये मान लो हमारा मेल वाला है टी स्मॉल टी, और ये हमारा फीमेल वाला है, ठीक है। अभी देखो इसमें से गैमीट बनेंगे, और गैमीट में एक में जाएगा कैपिटल टी, एक में आएगा स्मॉल टी, ठीक है। एक में क्या जाएगा कैपिटल टी और एक में जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। अभी देखो इसमें आप फ्यूजन कराएंगे, देखो इसका ये देखो नर है, एक ये मादा है, ठीक है। ये देखो नर है और ये मादा, ठीक है। ये देखो इसको आपने इसके साथ निषेचन कराना है, क्या मिलेगा कैपिटल टी
ठीक है। आप इसके साथ कराएंगे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ आप कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल टी। और जो तीसरी वाली कंडीशन थी इसमें देखो ये आएगा, ये वाला स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। देखो ये अगर आप इस तरह से अपनी सेशन करवाते हैं तो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और समझने में भी थोड़ा डिफिकल्टी आती है। बहरहाल इसमें कुछ नहीं है, जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो तो इस चीज़ को समझाने के लिए पनेट ने एक डायग्राम दिया था। उन्होंने कहा था भैया आप कुछ मत करो। उन्होंने क्या कहा, एक स्क्वायर बनाया था, इसे पनेट स्क्वायर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसे पनेट स्क्वायर नहीं कहते हैं तो भी, ठीक है। अभी देखो एक साइड में कहा था उन्होंने मेल को आप रख दो और दूसरे साइड में फीमेल को रख दो। इनके द्वारा बनने वाले गैमीट को एक को इधर रख दो और एक को इधर रख दो, ठीक है ना। अभी देखो मेल से ये दो गैमीट बन रहे हैं, ठीक, तो इन दोनों को रख दो। यहाँ पे रखा हमने कैपिटल टी, पड़ोसी में रख दिया स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल टी और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, स्मॉल टी, ठीक है। अभी आपको देखो जब ये और ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, और देखो जब ये गैमीट और ये गैमीट फ्यूज करेंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला और ये वाला तीनों के तीनों कैसे होंगे, तीनों के तीनों होंगे टाल, मतलब होंगे कैसे, लंबे होंगे, और ये कैसा होगा, ये छोटा होगा, मतलब कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा। तो यही चीज़ देखा था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, मैंने पहले बताया कि जब ये F2 जनरेशन जब आए उन्होंने देखा कि भैया लंबे के साथ बौने भी आ गए, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही सुंदर सा टर्म यहाँ पे आता है, एक आता है जीनोटाइप और एक आता है फिनोटाइप। क्या आता है, एक आता है जीनोटाइप और दूसरा आता है फिनोटाइप। देखो कुछ नहीं है, देखो फिनोटाइप क्या होता है ना, जैसे आप किसी भी चीज़ को और बाहर से देख रहे हो, जैसे आप मटर के प्लांट को ही देख लो तो उसमें जो लंबाई हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जैसे सीड का जो ऊपर से शेप देख रहे हैं, उसका कलर देख रहे हैं, उसकी जो फ्लावर है उसका रंग देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं कहाँ लगा हुआ है, या फिर स्टेम की लेंथ देख रहे हैं, ये जो बाहर से देखते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। अब इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं, देखिए ये भी लंबा प्लांट को करेगा, ये भी प्लांट को लंबा करेगा और ये भी प्लांट को लंबा ही करेगा, लेकिन इनमें अंतर क्या है, ये देखो प्योर है, ठीक है, और ये देखो इसमें ये जो रिसेसिव वाला जीन था ये भी है और इसमें भी रिसेसिव वाला जीन है, मतलब इसका जो जीनोटाइप है, इसका इन दोनों का जीनोटाइप इससे क्या अलग हुआ, जी। तो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को क्या कहते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और आगे चलते, देखो फिनोटाइप में मेंडल ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो अनुपात आ रहा था वो 3:1 का अनुपात था, मतलब जितने भी, अगर मान लो उन्होंने 1000 पौधे लेकर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि 750 पौधे कैसे थे, लंबे थे, जबकि जो बचे हुए 250 पौधे थे वो कैसे थे, वो बौने थे। ये एक मोटा पैमाना दिया गया, ठीक है। तो और देखो ये तो जीनोटाइप हो गया, लेकिन जब उन्होंने इसको जीनोटिपिकली समझाया तो उन्होंने क्या कहा, देखा कि इसमें जो जीनोटाइप का रेशियो था, देखो ये प्योर लांग है, ये 1 हो गया, और ये देखो एक ये वाला है तो ये हो गया 2 और एक हो गया छोटा, ठीक है। तो 1:2:1 का अनुपात आया, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन, इसमें सिर्फ एक कंडीशन और आपको बताऊंगा, इसमें एक और सुंदर सा टर्म आता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है। अगर देखो कंडीशन इस तरह की है, मतलब दोनों जो फैक्टर दोनों जीन है अगर वो सिमिलर हैं, एक समान है, तो उस कंडीशन को कहेंगे होमोजाइगस। अगर एक दूसरी तरह का और दूसरा
दूसरी तरह का है तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एनसीईआरटी।